हाँ। ओम गंग गणपतये नमः। जन्म और मृत्यु जीवन के प्रथम और अंतिम सत्य हैं। इनके साथ ही जीवन में हम सभी के को इस तरह की सिचुएशन फेस करनी होती है कि हमारा कोई अपना करीबी या घर का कोई बुजुर्ग कभी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और बहुत एक लंबे समय तक एक सिचुएशन चलती रहती है कि ये हॉस्पिटल से कब बाहर आएंगे। बहुत स्वाभाविक सा और आवश्यक क्वेश्चन हो जाता है। इनकी लॉन्जिविटी क्या है, रिकवर होंगे तो कब होंगे, विल ही रिकवर और नॉट। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और इन सभी क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही अ, अच्छी तरह से ज्योतिषीय योगों के साथ देने के लिए हम सारी हमारी ये समस्याएं और जिज्ञासाओं का समाधान देने के लिए हमारे साथ हैं श्री राजेंद्र चानी जी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निशा शर्मा और मेरे साथ हैं कस्पल इंटरलिंक सिस्टम खुल्लर जी पद्धति के गुरु श्री राजेंद्र चानी जी। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत श्री बढ़िया। राजेंद्र चानी जी ने हाँ। श्री खुल्लर जी के साथ में वर्षों तक अथक प्रयास से इस सिस्टम को बहुत अपग्रेड किया। इस सिस्टम से अनेकों सूत्र निकाल कर दिए। और सर, ये कस्पल इंटरलिंक सिस्टम अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में इसकी सटीकता को बहुत देखा है। जी हाँ। जहाँ हम वैदिक ज्योतिष में अनेकों योगों को याद करते हैं और वहां पर एक्सेप्शंस आर मोर देन द प्रिंसिपल्स, हम्म। तो उतना सटीकता नहीं जम पाती है कि कभी कोई सूत्र निकल जाता है, अगर दूसरे को पकड़ते हैं तो पहला निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मैथमेटिकल वे में आपने जिस तरह से इस पर काम किया है, तो मुझे तो सौभाग्य मिला कि मैं आपके साथ रहकर इस सिस्टम को सीखी शुक्रिया। और अप्लाई कर रही हूँ। आज हमारे व्यूअर्स को भी ये सौभाग्य मिलेगा। और इतना महत्वपूर्ण विषय जिससे हम सभी को रूबरू होना पड़ता है जीवन में, तो हम जानते हैं कि किस तरह से व्यक्ति की लॉन्जिविटी को देखा जाए, उसकी रिकवरी स्टेट को देखा जाए। तो सर, आप गाइड करिए। ठीक है, ठीक है। देखें डॉक्टर साहब, ये जो मैं आज एक आपके साथ बैठने का मुझे सौभाग्य इसलिए मिला है जी। क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक ये जो आज का जो सेशन है ये बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हो। जी। ठीक है। और मेरे पास एक इस बारे में एक प्रश्न कभी लगा। एक हमारी स्टूडेंट थी हमारे बैच के अंदर। जी। ठीक है ना, तो वो बेचारी जब उनके फादर एडमिट हुए हॉस्पिटल में, जी। ठीक है, तो क्या थे, वेंटिलेटर पे डाल दिया गया उनको। जी। सीरियस मामला होगा। तो ऐसे में जो बेशक व्यक्ति जितना मर्जी महान ज्योतिष हो तो वो काम उसका दिमाग करता नहीं। ठीक है, वो कुछ ऐसे बेचारा अपने आप को थोड़ा सा असहाय पाता है कि वो अपने आप नहीं देख पाता। इसलिए उनसे उन्होंने मुझसे आग्रह किया, सर आप प्लीज ये जरा देखिएगा, मेरे फादर एडमिट हुए हैं और वेंटिलेटर पे हैं, तो क्या सर उनका रिकवरी होगा? जी। एक बात, अगर रिकवरी होगा तो सर कब तक का संभव है? हम्म। दूसरा, इनका स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी क्या है? भाई अगर रिकवरी मान लीजिए इनका नजर नहीं आता तो क्या ये कितने देर कितने दिन तक सरवाइव करते हैं? जी। ठीक है, तो कस्पल नियम के अंदर नियमों के अनुसार हमारे गुरु श्रीमान एसपी खुल्लर सर ने बहुत स्ट्रांग नियम दिए हैं, जो मैंने पहले भी यूट्यूब में बहुत बारी बोला है डॉक्टर साहब। जी। लेकिन इस बारी भी ये जो प्रश्न लगा है, आप ये देखेंगी कि ये प्रश्न इतना सटीक है। सिर्फ आपको 2 मिनट चाहिए जी। कि आप ये बता पाएंगी कि वेदर द पर्सन जो पेशेंट है ही विल सरवाइव और नॉट। जी। ठीक है। तो पहले सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न लगते हैं ना तो उसकी लॉन्जेविटी देखी जाती है। हम्म। ठीक है, लॉन्जेविटी देखी जाएगी। कैसे देखेंगे? सबसे पहले और कुछ भी ना देखें, ना उसका लगन पढ़िएगा, ना उसका थर्ड हाउस पढ़िए, ना उसका एट्थ हाउस पढ़िए स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी चेक करने के लिए। आप सीधा दशा लॉर्ड को देखें। हम्म। अगर दशा लॉर्ड अपनी तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल करता है तो मान के चलिएगा तो स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी नहीं है। उस केस में उसका जो है पेशेंट का रिकवरी होना संभव नहीं है। सर, ये आप बर्थ चार्ट की बात कर रहे हैं या हॉरर? मैं सर, आप बर्थ चार्ट ले लीजिएगा या जी। हॉररी ले लीजिएगा। ओके। ठीक है ना, जी। बर्थ चार्ट और हॉररी के प्रिंसिपल्स जो हैं, जो नियम है, जी। दोनों सेम है। करेक्ट।
जो लिंकेज बर्थ चार्ट में लगती है, सेम लिंकेज इज एप्लीकेबल इन द हॉररी चार्ट, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। जी। ये डॉक्टर साहब, ये चीज सबसे बढ़िया आप समझिएगा। जी। ठीक है ना। आप पहले भी ये बहुत संपन्न है इस बारे में, लेकिन आज एक ऐसी कुंडली आपके सामने पेश करूंगा कि आप भी सोचेंगे कि बहुत अच्छी कुंडली है ये। देखिए, मैंने चार्ट शेयर किया डॉक्टर साहब। हाँ जी, दिखाई ठीक दे है, रहा शेयर हुआ, और मैं थोड़ा है। सा इसका बेसिक डेटा बता दूं। हाँ जी। इस कन्या ने नंबर दिया 131232, अच्छा, ओके। हॉररी नंबर। जी। देखिए, जब हम प्रश्न लेते हैं ना हॉररी अपना कर्सपल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के लिए, हम्म। हम्म। दो प्रकार से कुंडली बनाई जाती है। एक तो टाइम ऑफ जजमेंट होता है। हम्म। दूसरा, अगर उस समय जो ज्योतिष है, जैसे मैं ही हूं, तो उस वक्त अगर इस स्थिति में नहीं था, तो हम्म। मैंने इस कन्या से नंबर मांगा कि यू काइंडली प्रोवाइड मी अ नंबर बिटवीन 1 to 2193। हम्म। एक से लेके 2193 के बीच में कोई भी एक नंबर जो आपके मन में आ रहा है वो मुझे दे दें आप। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने नंबर दे दिया 1232। जी। तो जब मैं स्थिति में हुआ, तो मैंने इस ये चार्ट को कंस्ट्रक्ट किया। देखें, ये क्या कहती है अबाउट द लॉन्जिविटी ऑफ फादर। हम्म। ठीक है, फादर ऑन वेंटिलेटर, विल ही सरवाइव। हम्म। ठीक है, इनका प्रश्न ये था कि क्या वो सरवाइव करेंगे या उनकी रिकवरी होगी, ये भी था। जी। अब जरा देखें डॉक्टर साहब, चार्ट डिटेल पे आ जाइएगा। हम्म। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम इसको देखते हैं, इसकी जेन्युनेस, कुंडली की जेन्युइननेस देखी जाती है। देखें, कन्या का क्वेश्चन था विल ही सरवाइव, पहली बात, हम्म। इसका मतलब लॉन्जिविटी की बात कर रही है। हाँ जी। दूसरा, अगर सरवाइव करते हैं तो विल ही रिकवर। ये हम्म। ये तो नहीं है कि बेड रिडन हो जाएंगे। हम्म। ठीक है ना। अब सबसे पहले आप ये देखिएगा, जो जेन्युइननेस ऑफ द क्वेरी चेक की जाती है मून या उसके नक्षत्र स्वामी से, आपको मालूम है। जी। ठीक है, ये जो आप जानती है ना कि मून जो है, आप ये देखिए 12वें हाउस में रेसिडेंट है। हाँ जी। एंड द पेशेंट इज, अच्छा, इसको रोटेट करना पड़ेगा चार्ट को, सॉरी। जी। ठीक है ना, इसको हम 9th हाउस से रोटेट करते हैं, क्योंकि इस कन्या ने प्रश्न जो है अपने फादर के बारे में पूछा है। जी तो सर। पहला पहला काम क्या करेंगे डॉक्टर साहब, चार्ट बनाएंगे। हाँ जी। दूसरा काम है, यहाँ इसको रोटेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि द कन्या ने क्वेश्चन अपने फादर के लिए किया है। सर एक मिनट, जितनी मैं एक्साइटेड हूँ इसको जानने के लिए, हमारे व्यूअर्स में भी कई सारे लोग इसको जानने हाँ हाँ चाहेंगे और बाद में परखने के लिए भी। तो मैं यहाँ बोल दूं कि आप पेपर पेन लेते हुए ये डाटा नोट कर लें। सर ने नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ हाँ और नंबर है 1232 आउट ऑफ 2193। हाँ एंड का डेट वॉज 1 March 2024। हाँ, द टाइम वाज ट्वेल्व 12:40। फोर्टी थ्री थर्टी वन एंड द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिल्ली 7706 2838। जी। ठीक है, और आप ये आप 9th से इसलिए रोटेट कर रहे हैं बिकॉज डॉक्टर ने फादर के लिए पूछा है। हाँ, वो ठीक है फादर ना। की तो लगन बनाएंगे। नियम क्या है, तो पहला पहला नियम है कि आपने यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द चार्ट। जी। तो वी कंस्ट्रक्टेड द चार्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर 1232। हाँ जी। The second point, you need to fix the ascendant, हम्म। because this female has asked the question about his father, so we need to rotate this chart from the 9th house। हम्म। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ रोटेट चार्ट की सुविधा है हमारे पास। तो मैं यहाँ से इसको 9th हाउस से रोटेट कर देता हूँ। हाँ जी। अब ये देखिए कि 9th हाउस से रोटेट कर दिया। मून को देखिएगा, मून इटसेल्फ इज अपेयरिंग इन 6। जी। ठीक है, जो 6 ये रोग स्थान है, आप जानती हैं। जी। और मून 12 के अंदर भी है। हाँ जी। हॉस्पिटलाइजेशन का, एक्सपेंसेस का घर होता है। बिल्कुल ठीक और है। मून इस केस में राहु के नक्षत्र में है। हाँ जी। ठीक है, अब राहु भी देखिएगा, राहु इज नॉट अपेयरिंग इन 5 और इन 11, बट हम्म। राहु रिप्रेजेंट्स, राहु इस केस में जुपिटर और मरकरी का फल भी देगा। जी। क्यों देगा सर? कस्पल ज्योतिष के नियमों के अनुसार राहु और केतु अपना फल देने के अलावा, राहु और केतु अपने राशि स्वामी और अपने नक्षत्र स्वामी का फल भी देते हैं। जी। ठीक है ना। अब राहु इस केस में गुरु को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर को। आप ये देखिए कि जुपिटर मेरा 8th हाउस में को रूल कर रहा है, हम्म। और राहु मरकरी को भी रिप्रेजेंट करता है।
जी। मरकरी भी आप ये देखिएगा कि छठे के अंदर भी है और 12वें के अंदर भी है। हम्म। एंड मरकरी इज द रेसिडेंट ऑफ द 8th हाउस। जी। हमने चार्ट को रोटेट कर लिया डॉक्टर साहब। हाँ जी सर। इट मीन्स मरकरी इज द रेसिडेंट ऑफ द 8th हाउस बिकॉज मून इज इन राहु स्टार। मून राहु के नक्षत्र में। करेक्ट। एंड इफ मून इज इन राहु स्टार, इट इज इन द स्टार ऑफ जुपिटर एंड मरकरी, करेक्ट। बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स जुपिटर एंड मरकरी। सो मरकरी का 8th हाउस का रेसिडेंट होना, जी। राहु जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, इट इज अपेयरिंग इन 8th हाउस। जी। ठीक है, राहु मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी 6 में भी है और 12 में भी है। हम्म। इट मीन ऑल द थ्री रेलिवेंट हाउसेज फॉर द डिजीज 6, 8 एंड 12 आर अपियरिंग हियर। ठीक है, जी। जी। ओके। अब देखिए, हमने कहा कि आप लगन को ना पढ़े, थर्ड को ना पढ़िए, एट्थ को ना पढ़िए। ऐसे केसेस के अंदर जब कोई नेटिव, कोई पेशेंट आईसीयू के अंदर एडमिटेड है, सीरियसली वेंटिलेटर के ऊपर है, तो सर आप उसकी दशा देखिए क्या बोलती है। हम्म। देखें, जब ये क्वेश्चन लगा, जी। इस नेटिव की राहु की दशा चल रही थी। हम्म। ठीक है डॉक्टर साहब। अब दशा का पहला नियम क्या है कि दशा लॉर्ड जो है या तो पहले कस्प में को रूल करे, हम्म। कस्पल पोजीशन एनीवेयर। भाई जी। मरकरी जुपिटर, मरकरी मरकरी जो है, यहाँ कोई राहु आ जाता हम्म। नहीं है, और 8th कस्पल पोजीशन के अंदर भी नहीं है, आप ये देखिएगा जी। राहु। जी। ठीक है, तो पहला नियम है दशा का कि दशा लॉर्ड शुड को रूल इन असेंडेंट और इन 8 और इन बाधक कस्पल पोजीशन। हम्म। तर जेमनी लगन राइज कर रहा है फादर की लगन के ऊपर। इट हम्म। मीन्स 7th विल बी द बादकेश हाउस एज हम्म। वेल एज द मार्का हाउस। करेक्ट। इट मीन्स राहु इज नॉट अपियरिंग इन 7, मीन्स तब बादका में नहीं है, हम्म। राहु लगन में नहीं है, राहु 8वें में नहीं है, हम्म। नो प्रॉब्लम। राहु रिप्रेजेंट करता है मरकरी और जुपिटर को। करेक्ट। एंड सर मरकरी इज देयर इन 1, सब। मरकरी इज देयर इन 7, मरकरी इज देयर इन 8। एनी वन एक जगह भी आ जाए तो मेरी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। और यहाँ तो कई जगह आ यहां रही है। देखिएगा कि ये जो राहु है द मरकरी, इट इज अपेयरिंग इन ऑल द थ्री कस्पल रेलिवेंट कस्पल पोजीशंस। तो डॉक्टर साहब पहली कंडीशन क्या हुई कि दशा लॉर्ड जो है या तो पहले कस्प में को रूल करे, हम्म। या 8th में को रूल करे, या बाधक में करे। जी। तो राहु 1, 8 या 7 में नहीं है, लेकिन राहु एज अ मरकरी जो है वो 1, 8 और 7 तीनों जगह है। बिल्कुल किसी ठीक। एक जगह में भी आ जाएगा तो पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। हम्म। अब दूसरी कंडीशन दशा की क्या है कि दशा लॉर्ड हैज टू मेक रिलेशन विद द 8th कस्पल सब लॉर्ड। भाई कॉपी जिनके पास है वो प्लीज मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा, बड़े काम की चीज है जो बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो दूसरी कंडीशन दशा की क्या बोलती है कि दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद 8th कस्पल सब लॉर्ड और विद द प्लैनेट पोस्टेड इन द 8th हाउस। हम्म। भाई जो दशा है, दशा लॉर्ड है, उसका संबंध 8वें भाव के सब से हो। हम्म। अगर उससे नहीं होता तो फिर द प्लैनेट पोस्टेड इन द 8th हाउस उससे हो जाए। हम्म। ठीक है, दशा लॉर्ड डॉक्टर साहब इज राहु। करेक्ट। पढ़िएगा, हाँ राहु जी। इन द स्टार ऑफ मर्क्यूरी। मरकरी। मरकरी इज द रेसिडेंट ऑफ द 8th हाउस। जी। तो 8वें के सब लॉर्ड से कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही यहाँ, बिकॉज 8वें का सब मंगल है, हम्म। और मंगल राहु के स्टार में नहीं है, मंगल तो मून के स्टार में है। हम्म। इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। हमने मरकरी को देखा जो 8th का रेसिडेंट है। हम्म। इसका मतलब राहु इज इन मरकरी स्टार, मरकरी इज द रेसिडेंट ऑफ द 8th हाउस। हम्म। तो मेरी दूसरी कंडीशन डॉक्टर साहब पूरी हो जाती है। जी। अब तीसरी कंडीशन दशा लॉर्ड की क्या है कि दशा लॉर्ड हैज टू बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8। जो दशा स्वामी है सर, इसको लगन और 8वें हाउस का सिग्निफिकेटर बनना है, जी। और मारक और बाधक भावों के साथ। हम्म। आप लिखिएगा, अब पढ़ते हैं जरा।
दशा जी। लॉर्ड इज राहु लिखिएगा, जी। बाकी लोग भी समझेंगे। हाँ। दशा लॉर्ड राहु है, राहु इज इन मरकरी स्टार, तो हम्म। सब आप भी लिखें। जी। जी। राहु इज इन मरकरी स्टार, ताकि आप बोल पाएंगे अच्छे तरीके से। जी। इन द सब ऑफ सन, जी। राहु मरकरी के स्टार में है, सन के सब में है, एंड इट इज इन द सब सब ऑफ जुपिटर। जी। ठीक है। अब एक चीज देखें, राहु मरकरी स्टार में है, हमने क्या बोला कि जो थर्ड कंडीशन है, दशा लॉर्ड हैज टू बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8। अब जी। जरा देखिए भाई, राहु मरकरी स्टार में है तो मरकरी 1 में मेरे को अवेलेबल हो रहा है बड़ा स्ट्रांगली तरीके से, 3 बार ये अपीयर हुआ। जी सर। लिख दें, मरकरी के नीचे 1 लिख दें। हम्म। अब सीधा 8 में जाएं, मरकरी इज द रेसिडेंट ऑफ द 8th हाउस, हम्म। 1 के साथ 8 भी लिख दें। जी। अब मरकरी तो सेकंड में भी है डॉक्टर साहब, मार्का हाउस में, जी। और मरकरी 7th में भी है, जो मारक और बाधक दोनों है। हम्म। इसका मतलब 1 8 मारक और बाधक की इन्वॉल्वमेंट हो गई। हम्म। चारों के चारों भाव जो हैं, लगन भी इन्वॉल्व हो गया, 8वां भी हो गया, मारक भी हो गया और बाधक भी हो गया। हाँ जी। व्हाट इज द कमिटमेंट प्लेनेट? कमिटमेंट प्लेनेट कौन है? सन। जी। सन को सेम हाउसेज में देखें, 1 8 मारक एंड बाधक। हम्म। सन इज नॉट इन 1, जी। और सन 8वें में नहीं है, जी। लेकिन सन 8वें का रेसिडेंट है विद पोजिशनल स्टेटस, करेक्ट। इसलिए लिया है इसको। बिल्कुल ठीक है सर। देखें, सन इज हैविंग पीएस एंड इट इज द रेसिडेंट ऑफ द 8th हाउस। एंड हम्म। सर देखें, सन इज नॉट इन 2, सन इज नॉट इन 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब लिंकेज क्या बना, कमिटमेंट हो 1 गया। एंड 8 की इन्वॉल्वमेंट होके 8 से कमिटमेंट हो गया, बट स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल डॉक्टर साहब। जी। देखिए, मरकरी लगन का सब सब लॉर्ड है, इट इज एट द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, एंड मरकरी इज द रेसिडेंट ऑफ द 8 अगेन एट द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, एंड कमिटमेंट इज विद द सन, सन अगेन रेसिडेंट ऑफ 8th हाउस विद पोजिशनल स्टेटस। जी। ठीक है, तो मेरी जो है नेसेसरी कंडीशन जो है डेथ की, वो पूरी हो जाती है कि द प्लेनेट हैज टू बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8 अलॉन्ग विद मारक एंड बाधक। तो यहाँ लगन, मारक, बाधक और 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद 8th हाउस से कमिटमेंट हुआ। हम्म। नाउ एट फाइनल कंफर्मेशन, फाइनल कंफर्मेशन प्लेनेट कौन है? जुपिटर। हम्म। ठीक है ना। अब जुपिटर की कंडीशन क्या है कि इट हैज टू अपीयर इन मार्का और इन बाधका और इन 8, ओनली देन द डेथ विल अकर। If हम्म। the final confirmation planet in this case is Jupiter, हम्म। if it appears in the life-giving houses, only the death will not occur. तो हम्म। जुपिटर डॉक्टर साहब देखें 1 में है, 1 इज लाइफ गिविंग हाउस, बट जुपिटर इज देयर इन 2, जी। इट इज अ मार्का हाउस, लिख लें आप। जी बिल्कुल। एंड जुपिटर इज देयर इन 7 आल्सो, अगेन मार्क एंड बाधक, हम्म। एंड जुपिटर इज देयर इन 8 आल्सो। हम्म। मुझे और हाउसेज नहीं देखने हैं, बिकॉज मेरा क्वेश्चन इज ये, वेदर द पर्सन विल सर्वाइव और नॉट। तो करेक्ट। सर, मैं केवल, यकीन करिएगा, केवल इसी के बेस पे बोल दिया था दिस पेशेंट विल नॉट सर्वाइव। हाँ जी सर। क्यों? सिर्फ मैंने स्पैन ऑफ लॉन्जिविटी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, जी। मैंने सिर्फ एक दशा का अध्ययन किया, और दशा मेरी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। हम्म। अब डॉक्टर निशा, एक इसमें सर एक पॉइंट और आएगा जी। कि जब दशा लॉर्ड राहु या केतु हो जाए, हम्म। तो एक कंडीशन और आ जाती है कि राहु और केतु के जो रिप्रेजेंटिंग प्लेनेट है, भाई इस केस में राहु जुपिटर और मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी। इसका मतलब है, अगर दशा राहु की चली है तो दशा जुपिटर की भी चल रही है, और दशा मरकरी की भी चल रही है। करेक्ट। ठीक है, तो जुपिटर और मरकरी को भी 1 and 8 का सिग्निफिकेटर बनना जरूरी है, हम्म। ये ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सर। अब लिखे सर, लिख लें नीचे, दशा लॉर्ड राहु है तो जुपिटर लिखें, जी। और ऊपर प्लैनेटरी पोजीशन है ये, यहां देखिएगा, जुपिटर इज इन द स्टार ऑफ, जुपिटर तो वीनस स्टार में है, जी। इट इज इन द सब ऑफ मून। जी। ठीक है ना, एंड इट इज इन द सब सब ऑफ वीनस। जी। हम राहु है तो जुपिटर पढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब।
बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है ना। एंड सी, जुपिटर इज हैविंग द पोजिशनल स्टेटस, राइट। है ना, जुपिटर का पोजिशनल स्टेटस है। अगर जुपिटर का पोजिशनल स्टेटस है तो सर ये जिन कस्पल पोजीशन में प्रकट होगा, अपीयर होगा, उसका फल देगा, और जिस भाव में बैठा होगा उसका फल देगा। हम्म। जुपिटर इज द रेसिडेंट ऑफ 10th हाउस, मेरे लिए इररेलेवेंट हाउस है। हम्म। क्यों? इसमें डेथ के साथ या लॉन्जेविटी के साथ कोई संबंध नहीं। बिल्कुल ठीक। अब ये देखिए, लिख लें जुपिटर के नीचे, जुपिटर इज अपेयरिंग इन 1, हम्म। जुपिटर इज अपेयरिंग इन 2, मार्का हाउस, जुपिटर इज देयर इन 7 एंड जुपिटर इज देयर इन 8। सर चारों के चारों हाउसेस डॉक्टर साहब इन्वॉल्व हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। और जुपिटर इज इन द स्टार ऑफ वीनस। जी। जुपिटर वीनस के स्टार में है। आप देखिए, वीनस इज नॉट अपेयरिंग इन 1, हम्म। वीनस इज नॉट इन 2, बट वीनस इज देयर इन 7। हम्म। 7 का रेसिडेंट भी है। हम्म। इट मीन्स 7th इज द मार्का एंड बादका इन दिस केस। करेक्ट। आप जुपिटर और वीनस को क्लब कर सकती हैं। हाँ जी। जब ऐसी सिचुएशन होती है, इसका मतलब लगन की, 8th की, मारक की, बाधक की इन्वॉल्वमेंट हो गई। व्हाट इज द कमिटमेंट प्लैनेट डॉक्टर साहब? मून। मून। मून इज नॉट अपेयरिंग इन 1, बट मून इज देयर इन 2, विच इज द मार्का हाउस। जी। लिख लीजिएगा। जी सर। इट मीन्स 1 एंड 8 का इन्वॉल्वमेंट होके, मारक और बाधक का इन्वॉल्वमेंट होके मारक से कमिट कर रहा है। जी। एंड जुपिटर इज फाइनली इन द सबसब ऑफ वीनस। आप वीनस देखिए, वीनस इज अपेयरिंग इन 7th, विच इज द हाउस ऑफ मारक एंड बाधक। करेक्ट। तो मेरा राहु एज जुपिटर भी जो है वो सिग्निफिकेटर बन गया 1 एंड 8 का। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब आइए, राहु जो मरकरी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्या मरकरी भी 1/8 का सिग्निफिकेटर बनता है कि नहीं, इसको देखना है हमने। लिख लें, बिल्कुल ठीक। राहु एज मरकरी, हम्म। मरकरी इज इन द स्टार ऑफ, राहु। लिख लें, जी। मरकरी राहु स्टार में है। अगर हम्म। मरकरी राहु स्टार में है तो वो जुपिटर और मरकरी के स्टार में भी है। करेक्ट। तो क्या लिखते हैं इस ऐसे केस में? राहु ऑब्लिक जुपिटर ऑब्लिक मरकरी। करेक्ट। तो जुपिटर तो 1, 2, 7 एंड 8, हम्म। एंड मरकरी इज अगेन 1, 2, 7, 8। अब इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्या स्टेब्लिश होगा? बिल्कुल ठीक है सर। कहने का मतलब 1, 8 मारक और बाधक की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है डॉक्टर साहब। जी। कमिटमेंट प्लेनेट दूसरा क्या है? मून ही है। मून तो मेरे दूसरे हाउस में अपियर हो रहा है, जो मारक है। बिल्कुल। एंड सर मरकरी जो है फाइनली इट इज इन द सबसब ऑफ सैटर्न। हम्म। Now I need Saturn somewhere in 1, or sorry, in 2, or in 7, or in 8. So हम्म। Saturn, it is the resident of the 8th house with positional status. जी। तो डॉक्टर साहब, राहु जो दशा लॉर्ड है, राहु एज अ राहु, हम्म। राहु एज अ जुपिटर, राहु एज अ मरकरी, ऑल द थ्री planets are becoming the strong significator of the death inflicting houses. सर ऐसे केस में पेशेंट का सर्वाइवल नहीं होता। सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, सारे फॉर्मूले यहाँ पे। ठीक है ना। तो जो कस्पल के इतने नियम हैं, जो इतने सॉलिड प्रिंसिपल हैं, देखें, आपको इस कुंडली को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 से 3 मिनट लगेंगे सर डॉक्टर साहब इसको असेस करने में। बिल्कुल ठीक बात है इससे सर। इससे कोई सस्ती है, इससे कोई अच्छी टेक्निक नहीं, मुझे नहीं लगता कोई है। ठीक है ना। अगर प्राशरी के माध्यम से इसको देखना हो तो आप देख लीजिएगा कि कितने इफ बर्ड्स लगेंगे उसके अंदर। ठीक है ना। अब आइए, ये तो बात हो गई दशा की। हम्म। अपार्ट फ्रॉम द दशा लॉर्ड, वी ऑलवेज चेक द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, जुपिटर, सन एंड मून। हम्म। देखें, सैटर्न का ट्रांजिट इसलिए हम लेते हैं डेथ के केस में, बिकॉज सैटर्न इज द कर्का ऑफ द डेथ, हम्म। एंड सैटर्न टेल्स अबाउट दोज 2.5 years in which the death has to occur. जी। भाई शनि का जो उसका गोचर है वो ऐसी राशि में होना अनिवार्य है कि जो राशि स्वामी, इसका नियम है, पहला नियम क्या है कि इसको सिर्फ हम, राहु की अगर दशा हमने देखी है ये फुलफिल हो रही है। जी। अगर सैटर्न का गोचर एग्री नहीं करेगा तो डॉक्टर साहब डेथ नहीं होगी। हम्म। तो इस केस में हमने क्या किया, भाई सैटर्न का ट्रांजिट देखा। उस दिन सैटर्न किस साइन में था, यहाँ देखिए,
सैटर्न इज इन द साइन ऑफ सैटर्न। जी, एक्वेरियस में। हाँ, द लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस इज सैटर्न। हम्म। और सर कंडीशन क्या है सैटर्न के ट्रांजिट की? ऑन द डे ऑफ डेथ, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलूंगा ताकि सब लोग समझ पाए। ठीक बात है ठीक है। सर। सैटर्न ऑन द डे ऑफ द डेथ शुड ट्रांजिट इन सच अ साइन द लॉर्ड ऑफ विच should make relation with eighth cuspal sub-sublord or the Badka sub-sublord जी। or with the planet posted in these houses। तो जी। हिंदी में ऐसा बोलूंगा कि सर शनि को गोचर में किसी ऐसी राशि में गोचर करना अनिवार्य है जो जी। राशि स्वामी या तो आठवें भाव के सब से संबंध बनाए हम्म। या बाधक भाव के सब से संबंध बनाए, जी। और साथ में या फिर जो प्लेनेट बाधकेश बाधक भाव में बैठे हैं या आठवें हाउस में बैठे हैं उनके साथ संबंध बनाए, और साथ में ये मृत्यु देने वाले भावों का फल प्रदान करने में भी कैपेबल हों। हम्म। इस केस में देखिए जब प्रश्न लगता है डॉक्टर साहब तो सैटर्न उस दिन एक्वेरियस राशि में था। जी। द जी। लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस इज सैटर्न। जी। एंड सी, मेरी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है, सैटर्न इज द रेसिडेंट ऑफ द एट्थ हाउस। करेक्ट। ठीक है। अब सैटर्न को सिग्निफिकेटर बनाना है हमने। हम्म। सिग्निफिकेटर कुंडली में कैसे बनता है कस्पल के अंदर? बाय द वे ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड बाय द वे ऑफ कमिटमेंट। ठीक है। जी। अब जरा देखते हैं, सैटर्न लिखिए, सैटर्न इज इन द स्टार ऑफ राहु। जी। सैटर्न जो है राहु स्टार में है। हम्म। तो राहु ऑब्लिक क्या करेंगी आप? जुपिटर करेंगी, ऑब्लिक मरकरी करेंगी। जी। फिर सैटर्न इज इन द सब ऑफ वीनस। हम्म। लिख लें, वीनस जो है एंड इट इज इन द सब ऑफ मून। जी। हमने सब हाउसेस देखे हुए हैं, सैटर्न का पीएस है। बिल्कुल। सैटर्न रेसिडेंट है एट्थ हाउस का। हम्म। लिख लें सैटर्न के नीचे एट। जी। सैटर्न राहु स्टार में है तो सर वो जुपिटर और मरकरी के स्टार में भी है। जी। जुपिटर 1 2 7 एंड 8, हम्म। मरकरी भी 1 2 7 एंड 8। जी। तो सब हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट हुई, हम्म। लगन की भी हुई, एट्थ की भी हुई, मारक की भी हुई और बाधक की भी हुई। जी। एंड सैटर्न इज इन द सब ऑफ वीनस। जी। वीनस तो सेवंथ में है जो मारक और बाधक है। करेक्ट। एंड सैटर्न इज फाइनली इन द सब ऑफ मून। मून जो है वो बाधक मार्केश हाउस में सेकंड में। सेकंड में। तो करेक्ट। मेरी सैटर्न की कंडीशन भी पूरी हुई। हम्म। इसी के बेस के ऊपर डॉक्टर साहब बोला गया था कि द फादर ऑफ दिस नेटिव विल नॉट सर्वाइव। हम्म। समझे? करेक्ट सर। अब सर, अब देखें सैटर्न का साइन एग्री कर गया। अब सैटर्न का रिमेनिंग प्लैनेट्स कौन है? हम्म। सैटर्न किस स्टार में था? राहु के। हम्म। राहु इज माई दशा लॉर्ड, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद सैटर्न वीनस के सब में है। हम्म। जब वीनस को पढ़ेंगे तो सर वीनस इज इन मून स्टार एंड सन सब। भाई हम्म। मून तो मेरा मार्केश में है और सन मेरा एट्थ हाउस का रेसिडेंट है, ये भी डेथ इन्फेक्टिंग हाउसेस के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। इस प्रकार हमने इसका अध्ययन किया और केवल 2 4 मिनट के अंदर ही ऐसी स्थिति के अंदर आप बता पाएंगे कि भाई द पेशेंट, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ पेशेंट इज नॉट सीन। हम्म। ठीक है। केवल और केवल दशा लॉर्ड का अध्ययन करने के बाद अगर उस वक्त सैटर्न का ट्रांजिट भी एग्री करता है तो डेथ होना लाजमी है। जी। जी। कोई प्रश्न है डॉक्टर साहब आपका तो कर सकती हैं। सर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने समझाया है। हाँ हाँ। कहीं कुछ भी ऐसा गैप आया नहीं कि जहां हाँ डाउट हो। जी और हाँ। ऑलरेडी हम इस सिस्टम को पढ़ चुके हैं और आप भी एक्सप्लेन करते समय इस बात पर हैं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कस्पल इंटरलिंक सिस्टम के सूत्र आते हैं। हाँ 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 जी हाँ। तो हाँ, यहाँ पर कहीं भी अटक नहीं है। हम्म। मारक बाधक के साथ में बहुत अच्छी तरह से कनेक्शन और सारे हाँ ही फुलफिलमेंट हो ठीक गया है। सारे हाँ कंडीशंस देखिए का। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन क्या था रिकवरी के लिए। जी। ठीक है। अब थोड़ा सा प्रकाश उसके ऊपर भी डाल लें। लगन का सबसे क्या है? मरकरी है। जी। मरकरी राहु स्टार में है और राहु एज अ जुपिटर एंड मरकरी एट्थ हाउस में, सिक्स हाउस में को रूल कर रहा है। इसका मतलब आठवें और छठे हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जी। और जो इसका जो फाइनल कंफर्मेशन प्लेनेट होता है ना सब सब लॉर्ड का, सैटर्न है। जी।
अगर सैटर्न 5 और 11 में आता केवल और केवल, हाँ। तो वो रिकवरी, क्योंकि 5 और 11 रिकवरी देते हैं। हम्म। आप ये देखिएगा कि सैटर्न 5 में भी है, 11 में भी है। हम्म। लेकिन सर सैटर्न इज द रेसिडेंट ऑफ 8th हाउस आल्सो विद पोजिशनल स्टेटस। विद पोजिशनल दैट स्टेटस। इज वाई ही कैन नॉट रिकवर फुल्ली। करेक्ट सर। ठीक है, इसका ये भी रीजन है। अब आइए, डिजीज का हाउस कौन सा हमारा? छठा। हम्म। कस्पल सब सब लॉर्ड छठे को पढ़ेंगे, छठे का सब सब लॉर्ड मंगल है। जी। एंड मंगल को भी देखिए, मंगल फाइनली किसके सब सब में है? राहु में। फाइनल कंफर्मेशन जो है, वो फाइनल रिजल्ट कौन ऑफर करेगा? राहु करेगा। राहु तो जुपिटर और मरकरी है। मरक्यूरी के साथ। सर जुपिटर और मरकरी तो हम देख चुके हैं, मार्का में है, बारका में है, 8th में है, तो रिकवरी होने का कोई चांस नहीं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये पेशेंट जो है, आप ये देखिए, 1 तारीख की बात है ना ये। अब इसको देखते हैं, 2-3 दिन के बाद इनका डेथ हो गया था, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, लेकिन हम वी कैन फाइंड आउट। जी। देखें, जब ये प्रश्न लगा, मून उस दिन राहु के नक्षत्र में था। हम्म। अगले दिन किसके नक्षत्र में होगा? गुरु के। जुपिटर के। हम्म। और उससे अगले उसके बाद सैटर्न और फिर मरकरी। जी। ठीक है ना, और ये डेथ इन 3-4 दिनों में हुई। जी। जी। अब अगर आपको नहीं भी मालूम कि किस डेट में डेथ हुई है, तो यू कैन फाइंड आउट। जी। कैसे करेंगी? भाई, अगले दिन अगर जुपिटर का स्टार है, तो जुपिटर का संबंध जो है 8वें हाउस के सब सबसे बनता है या नहीं बनता? हम्म। ठीक है ना। भाई जी। मून, देखें क्या बोलते हैं, रीजन क्या है इसका, लिंकेज क्या है, रूल क्या है? हम्म। मून मून टेल्स अबाउट द डे ऑफ द डेथ। हम्म। आपको मालूम है कि मून जो होता है, जिस नक्षत्र में होगा, वो इवेंट का वो बताएगा, डेट बताएगा। जी। तो इसका रूल क्या है? मून ऑन द डे ऑफ डेथ हम्म। शुड ट्रांजिट इन सच अ स्टार, हम्म। द लॉर्ड ऑफ विच शुड मेक रिलेशन विद 8th कस्पल सब सब लॉर्ड और द बाद का। हम्म। भाई, अगले दिन जुपिटर है, तो जुपिटर का संबंध 8वें हाउस के सब सब मंगल से नहीं बन रहा। हम्म। क्यों? मंगल तो मून स्टार में है, और जुपिटर वीनस स्टार में है। हम्म। तो नेक्स्ट डे क्या स्टार होगा? सैटर्न। हम्म। राहु के बाद जुपिटर का नक्षत्र आएगा 2 तारीख को, 3 तारीख को क्या आएगा? सैटर्न का नक्षत्र आएगा। सैटर्न तो सर 8th हाउस का रेसिडेंट है, पहली बात। जी। तो पहला नियम बनता है, हम्म। पहली कंडीशन लग गई। जी। और सैटर्न को जब सिग्निफिकेटर बनते हैं, वो राहु वीनस मून हम देख चुके हैं, हम्म। क्योंकि सैटर्न भी सैटर्न साइन में था हम्म। ट्रांजिट में जब डेथ होनी है। हम्म। तो इसका मतलब, एक तो सैटर्न का डे, स्टार डे क्या हो सकता है? सैटर्न। हम्म। अब सैटर्न के बाद किसका स्टार आएगा? मरकरी का। अरे। अब डॉक्टर साहब, मरकरी भी यहाँ रिलेशन बना रहा है, क्योंकि मरकरी भी 8th हाउस का रेसिडेंट है। हम्म। ठीक है ना। और मरकरी जो है, राहु मून सैटर्न, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है। जी। जी। क्यों? मरकरी के फाइनल कंफर्मेशन में सैटर्न आ रहा है। और पोजिशनल स्टेटस के और साथ। सैटर्न विद पोजिशनल सैटर्न, इट इज द रेसिडेंट ऑफ द 8th हाउस। करेक्ट। है ना। और सैटर्न के केस में जब मून स्टार सैटर्न होगा, सैटर्न मून के सब सब में, और मून सेकंड का साइन लॉर्ड है मार्का का। हम्म। इट मीन्स, जो मरकरी प्लेनेट है, दैट इज द मोर मार्का प्लेनेट, हम्म। मार्केश बनेगा। तो सर जी। इससे आप थोड़ा सा जजमेंट कर सकते हैं कि जो डेथ है, वो तकरीबन 4 तारीख को अकर होनी चाहिए। जी। जब when मरक्यूरी moon का स्टार रहा। when moon starts transiting into the mercury star। करेक्ट। सही लेकिन बात। कितनी ब्यूटीफुल टेक्निक है डॉक्टर साहब। जी। 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 एनी क्वेश्चन सर? सर इसमें तो सभी बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो गए, लेकिन जैसे आपने बीच में बात किया कि क्वेश्चन सर्वाइवल के लिए था। हाँ सपोज हम एक पॉइंट को कहीं इग्नोर कर दिया जाए, और जैसा सैटर्न इनके 5th को इंडिकेट कर रहा है, हाँ हाँ। मान लेते हैं वो 11th को भी कर रहा है, ऐसे ठीक केस है। में हम बोलते हैं कि सरवाइव करेगा, बट द नेचर ऑफ प्लेनेट सैटर्न, हम्म। इट मीन्स द डिसीज विल बी प्रोलॉन्ग्ड। हाँ डेफिनेटली सर, सैटर्न तो प्लेनेट ही आप डिले का है। कल हाँ। ये सरवाइव नहीं है, ये देखें क्रोनिक का है ये। और क्रोनिक। दूसरा, अगर सैटर्न 8th में नहीं होता ना, रेसिडेंट विद पोजिशनल स्टेटस, तो पहली बात डॉक्टर साहब, जो दशा की कंडीशनें हैं और जो ट्रांजिट की कंडीशन है, वो सारी एप्लीकेबल है यहाँ।
बिल्कुल सही तो बात है, यहाँ कहीं भी इस कहीं केस, लैग नहीं आ रही। हाँ, इस केस में सर्वाइवल का कोई चांस बनता नहीं है। तो बिल्कुल ठीक। एक मैंने आपको एक टिप दे दिया, बहुत इजी टिप है, कि जब पेशेंट आईसीयू में पड़ा हो, उसकी ऐसी कंडीशन हो, तो सर इस अगर टेक्निक को यूज करेंगे तो यू विल बी इजिली एबल टू प्रिडिक्ट वेदर द पेशेंट विल सर्वाइव और डाई। जी। अगर राहु एज अ राहु कंडीशन फुलफिल कर देता डॉक्टर साहब, एंड राहु एज अ जुपिटर एंड मरकरी नहीं करता, हम्म। इट मीन्स कि पेशेंट सरवाइव होता। हम्म। समझ गए आप? जी। क्योंकि राहु के तीनों जो दो प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है वो भी सिग्निफिकेटर बन रहे हैं। हम्म। पर मान लीजिए केवल राहु बन जाता, जुपिटर एंड मरकरी नहीं बनता, तो तब सर इनका रिकवरी होने के चांस होता, लेकिन वो पार्शियल रिकवरी होता। बिकॉज जो सैटर्न है, इट इज 5 और 11 में अपीयर हो रहा है, लेकिन सैटर्न 8th में भी है। आप ये हम्म। देखिएगा, जी। ठीक है ना, तो जल्दी जान छोड़ता नहीं वो। हम्म। सही बात है, ठीक। करेक्ट। जी जी। ठीक है। और सर राहु यहाँ पर दोनों डुअल नेचर के प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मल्टीपल प्रॉब्लम्स इनको रहे होंगे। सर डेफिनेटली, अगर ये जो नेटिव है, ये जो पेशेंट हैं, ये इनको जो एडमिट किया गया, तो सर इनको जाते ही इनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। हम्म। और उससे पहले देखें, एजेड भी थे जो भी रहे, ठीक है हम्म। ना। तो और एक चीज है, देखें डॉक्टर साहब, जी। ऐसे केस में आप केवल अपना ध्यान अगर केंद्रित करेंगी सिर्फ जो पूछे गए प्रश्न के ऊपर, बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है, तो उसका काम और आसान हो जाता है। हम्म। ठीक है ना, इसमें हमारे को देखने की जरूरत नहीं है कि उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ या नहीं हुआ। जी जी। ठीक है ना, तो मेरे यहाँ तो उनका क्वेश्चन था, विल ही सर्वाइव और नॉट। करेक्ट। इफ ही सर्वाइव्स, विल, देखें अगर सर पैरालिटिक हो जाएगा पेशेंट सर्वाइव करने के बाद भी, तो उसका सर्वाइवल का फायदा क्या है? उसको ढोने के लिए तो 3-4 लोग और चाहिए फिर, करेक्ट। है ना। तो ऐसी बात, तो अपना टारगेट जो डॉक्टर साहब, जैसे अर्जुन अपना मछली की आंख के ऊपर रखते हैं ना, तो सर जी। हमारे को वही टारगेट, देखिए मैंने सिर्फ वही टारगेट किया है। बिल्कुल ठीक बात है और सर, ऐसा और और करने मुझे से। और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, जी। क्योंकि मैंने इधर उधर देखना ही नहीं है। हम्म। भाई मेरे रेलिवेंट हाउसेज हैं, मुझे वही चाहिए बस। बिल्कुल ठीक। इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन। सर बहुत ही शानदार विधा है ये। और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इससे हम पॉइंट तक पहुंच सकते हैं जो हम सर्च कर रहे हैं उसको। तो बिल्कुल सर, अच्छा, एक बार फिर से ये चीज प्रूव हुई कि कितनी अद्भुत और सहज और सरल विधा है ये। ठीक है, ठीक है। सर बुक्स में भी आपने एग्जाम्पल्स में मैंने जितना दिया, एक्सप्लेन मैंने किया दिया। है, बहुत सारे कई एग्जाम्पल्स के साथ आपने एक एक चीज को एक्सप्लेन ठीक किया है। है। हाँ जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक चीज, एक हमें एक सेशन और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे साथ रहेंगे तो फिर जी। और अच्छे तरीके से हम उसको कर पाएंगे। मेरे पास एक केस और है जो इन्फेंट डेथ का है। ओके। इन्फेंट डेथ का मतलब है, अभी बच्चा पैदा हुआ 15 दिन, महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। हम्म। और उसमें डिफेक्ट है बच्चे में, जैसे रहता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया किसी का मशीनरी में, तो इस प्रकार का उसमें डिफेक्ट है। भाई उस डिफेक्ट को कैसे देखेंगे? जी। तो ठीक सर है। जरूर जरूर करेंगे इसको, लेकिन हम इसको दूसरे वीडियो में करें, अदरवाइज बहुत हाँ, लंबा हो जाए। दूसरे में करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक जी है ना, दूसरे में करेंगे, जी। आज जी नहीं, कल जी। परसों जब भी मौका लगेगा करेंगे। जी ठीक है जी। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, सर आपका बहुत बहुत आपके धन्यवाद इतना। पार्टिसिपेशन के लिए। आपसे ज्ञान तो हमेशा ही मिलता नहीं रहता नहीं, है, और जितना लेते शुक्रिया। हैं उतना ही कम लगता रहता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज नहीं, आपके साथ सामने जुड़कर शुक्रिया इस शुक्रिया। केस को, जो कि आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसको और एक चीज देखेंगे, आपकी जो दूसरा हम नेक्स्ट केस लेंगे ना बच्चे वाला, जी आप ये देखेंगे उसके अंदर हम स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी भी पढ़ेंगे, कि जी इस बच्चे का जो स्पैन है, देखें 3 तरीके के स्पैन आप जानती हैं, एक जी शॉर्ट स्पैन होता है, एक मीडियम स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी होता है, एक लॉन्ग होता है। जी ठीक है जी। ना, तो कस्पल में ऐसे के अंदर जो आप इसको क्या बोलती हैं, अपनी लैंग्वेज में इसको बोलना हो तो क्या बोलेंगे कि एक कैसी डेथ होगी, बाल अवस्था में डेथ हुई बाल अवस्था, है ना। मध्यावस्था। हाँ, तो ये जो है बाल अवस्था, कहने का मतलब कि जो बच्चा है बहुत जो भी नेटिव है, सरवाइव नहीं किया जाता दिन तक, जी जी कुछ दिन कुछ महीने जो भी है। जी जी। जी।
इसको करेंगे डॉक्टर साहब। जी सर। ओके सर, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। और और मेरे, बहुत हाँ ही जी, उपयोगी वीडियो है ये सर, ठीक, बहुत उपयोगी हाँ, वीडियो हमारे व्यूअर्स के लिए भी है। और ठीक, ये प्रश्न ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम सभी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इसकी, रूबरू होना पड़ता है ये समस्या बिल्कुल से। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली। तो और आपका बहुत बहुत ठीक है ना, धन्यवाद, आपने इतना अच्छा शुक्रिया। ज्ञान हमको हाँ, सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन किया सर। बहुत थैंक अच्छा, शुक्रिया जी। नेक्स्ट वीडियो और अच्छी होगी, तो उसको भी आप जरूर देखेंगे। सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो टेक्निक मैंने आपको यहाँ बताई है, अगर आप अपना ध्यान केवल और केवल उन्हीं हाउसेस और उन्हीं रिलेवेंट हाउसेस पे आप केंद्रित करेंगे, तो सर आप 2-4 मिनट के अंदर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू थैंक सर।